9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन इसी इमारत में पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। प्रादेशिक विधानसभाओं से चुने गए नुमाइंदे इस ऐतिहासिक दिन के लिए सज धज कर पधार रहे थे। मुस्लिम लीग ने, जैसा कि उम्मीद थी, इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया। हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए, एक नए संविधान को आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। बस 2 लोग वहां नहीं थे, और शायद 2 सबसे अहम लोग, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। संविधान सभा के बहुत से सदस्य गांधी जी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। आइए आइए जगजीवन बाबू, मुझे पता है हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों न बना लें, पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए। बापू, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ ऐसे अच्छे आदमियों और औरतों की कोई कमी नहीं है जो हमारे संविधान को कारगर करके दिखाएंगे। इसीलिए हम सब आपका आशीर्वाद लेने आए। बापू के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर आज मैं तुम्हें एक तावीज़, एक टोटका दूंगा जो शायद तुम्हें सही संविधान बनाने में मदद करे। आप और तावीज़? बापू, मुझे लगता था आप तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास नहीं रखते। पर इस मंत्र पे पक्का विश्वास है मेरा। जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ तो इस परीक्षा को अपनाना। सबसे दीनहीन, गरीब, कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या इससे उसका भला होगा? इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं? इससे क्या वो अपने भाग्य और जीवन को सुधार पाएगा या नहीं? या यूं कहो, ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पेट भी खाली है और हृदय भी। फिर देखना, तुम्हारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। संविधान सभा ने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! बहनों और भाइयों, अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ये कहूंगा कि इस देश में जहां जात पात के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आप लोगों ने हमें चुनकर एक तरह से अपनी जाति से बाहर कर दिया है और अपनी जात पात में बैठने से वंचित करके आपने हमें एक अलग, एक दूसरी जगह, एक दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शायद आप में से हर एक आदमी ये भी उम्मीद रखता है कि इस सभा के कार्यों में मैं कोई ऐसा कार्य न कर बैठूं जिससे कि ये बात जाहिर हो कि मैं किसी खास दल या किसी खास फिरके का आदमी हूं। पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बोलते हुए राजेंद्र बाबू ने सबके दिलों को छू लिया। Above all, what we need is freedom. And as someone has said, nothing is more valuable than the freedom to be free. Let us hope and pray that as the result of the labors of this Constituent Assembly, we shall have achieved that freedom and we shall be proud of it. 13 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हमारे आईन की नींव बनने वाला था, और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। Mr. Chairman, the resolution that I am placing before you defines our aims and describes an outline of the plans and points to the way which we are going to tread. The resolution that I place before you is in the nature of a pledge, and I hope the House will pass this resolution, which is of a special nature. I beg to move: 1. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic. भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। 2. Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic, and political, equality of status, opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action. एक एक करके 8 नुक्ते सामने रखे थे उन्होंने, और हमारे संविधान का पूरा नक्शा कुछ ही शब्दों में खींच दिया था। मगर उन्हें भी आज संविधान सभा में कुछ लोगों की कमी बहुत खल रही थी। आज इस असेंबली में हमें बहुत से लोगों की कमी खल रही है। हमें अच्छा लगता अगर और भी सभी इलाकों, सूबों और राज्यों के नुमाइंदे हमारे बीच होते। एक और शख्स आज यहां मौजूद नहीं है, मगर वो हम सब के दिलो दिमाग से दूर नहीं है। हमारे महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी लगन और मेहनत के बदौलत ही आज ये असेंबली मुमकिन हो पाई है। बापू यहां मौजूद नहीं है क्योंकि अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए वो हिंदुस्तान के किसी कोने में चुपचाप काम करने में जुटे होंगे। पर मुझे इस बात का जरा भी शक नहीं कि उनकी रूह हमारे बीच यहां मौजूद है और हमें अपना आशीर्वाद दे रही है।